नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या हैं। हमारे साथ रहेंगे अनादि टीवी के एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। तो हम शुरू करेंगे खबरों की खबर लेने का सिलसिला। तो आज हम कुछ चुनिंदा मामलों पर चर्चा करेंगे। मसलन जो मुख्यमंत्री जिस प्रकार की उन्होंने बैठकों का सिलसिला शुरू किया था, कोरोना के समय जिस प्रकार से वर्चुअल बैठकें वो ले रहे थे, बाद में वो फिजिकल बैठकें होने लगी और वापस वही स्थितियां बनती जा रही है। ऐसे तमाम सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया विस्तार से समझाएंगे कि आखिर इनके मायने क्या हैं, क्या इसके पीछे की मंशा है और ब्यूरोक्रेसी इसके पीछे क्या चाहती है। तो इन्हीं तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और दर्शकों को बताएंगे कि जो सरकारी अमला फैसले लेता है या मुख्यमंत्री के स्तर पर जो कुछ फैसले होते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, उसके पीछे क्या है, वास्तविक उद्देश्य क्या है और ये मुख्यमंत्री की जो भी मंशा होती है, ब्यूरोक्रेसी उस पर कितना खरा उतरती है या उस पर वो किस प्रकार के मीन मेख निकालती है, दाव पेच लगाती है और उन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब खबरों की खबर लेने का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो बात अब हर माह 8 से 10 घंटे तक मुख्यमंत्री की कड़ी कसौटी पर परखे जाने वाले मध्य प्रदेश के फील्ड में तैनात आला अधिकारियों को अगले माह राहत मिल गई है। जी हाँ, 12 अप्रैल को होने वाली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस फिलहाल स्थगित कर दी गई है और संभावना है कि अप्रैल माह में ये होगी भी नहीं। सरकार की तरफ से अपरिहार्य कारण बताकर इसे टाला गया है, लेकिन सच ये है कि मुख्यमंत्री चुनावी व्यस्तता के चलते इस बार इससे दूरी बना रहे हैं। अफसरों को सक्रिय करने की मुख्यमंत्री की इस कवायद का दूसरा पहलू भी है कि सीएम और सीएस चाहे जितनी सख्ती दिखाएं, मंत्रालय में बैठे आला अफसर भी समय पर मांगी गई जानकारी इसके लिए नहीं भेज रहे। कुछ जानकारियों में तो भेजने वाले अफसर का नाम तक नहीं होता है। तो इसी को समझेंगे प्रभु पटेरिया जी के साथ कि आखिर इसके पीछे निर्णय क्या है, क्या मंशा है। प्रभु जी, जिस प्रकार से हमने देखा कि पहली कलेक्टर कॉन्फ्रेंस और दूसरी और तीसरी, इसके बाद चौथी होते होते वो जो गाज हमने देखा था IAS IPS से शुरू हुई थी, सुशासन की बात थी, सख्ती की बात थी, वो थोड़ा उसके सुर धीमे पड़ने लगे। बड़े अफसरों से कार्रवाई का चाबुक छोटे अफसरों पर आ गया। अब जो कॉन्फ्रेंस स्थगित कर दी गई और जो कुछ कारण हमने बताया दर्शकों को, क्या वाकई यही कारण है कि इसके पीछे कुछ और भी मंशा है? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी की जो आप हम बताते हैं और आप बेहतर तरीके से जानते हैं ब्यूरोक्रेसी को कि वो किस प्रकार से दाव पेच लगाती है, लूपहोल निकालती है, तो क्या ये भी एक कारण है इस कॉन्फ्रेंस को टालने का? बिल्कुल मनोज जी, एक ये कारण भी हो सकता है कि वो ब्यूरोक्रेसी जो है वो कभी भी तलवार की धार पर अपने आप को तौलने का संकट नहीं झेलना चाहती है। बिल्कुल। और शिवराज सिंह चौहान की जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस जो चल रही थी, जो सिलसिला उन्होंने शुरू किया था, इसमें सिर्फ कलेक्टर कमिश्नर ही नहीं, IG DIG से लेकर जिले के SP तक की परीक्षा होती थी। और कई बार तो ये होता था कि संबंधित विभाग, जो भी विभाग से संबंधित कोई मसला हो, तो मुख्यमंत्री उनके लोगों को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस से जोड़ लेते थे। जैसे कहें कि यदि मुद्रा योजना में लोन ना देने का मामला आया, तो मुख्यमंत्री ने चलती कॉन्फ्रेंस में कहा कि बैंक के जो नोडल बैंक हैं उसके और कुछ प्रमुख बैंक के जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको जोड़ लिया जाए, लाइन पर ले लिया जाए। तो फिर मुख्यमंत्री उनसे भी सवाल करते थे कि भाई यहाँ से इतने, इस जिले के इतने प्रपोजल पड़े हुए हैं, आपने ये क्यों नहीं मंजूर किए। तो शिवराज सिंह चौहान की जो शैली है ऑन द स्पॉट जजमेंट वाली, बिल्कुल, जो उन्हें अभी अपने नए कार्यकाल में डेवलप किए गए कहना चाहिए पिछले बार की तुलना में, तो इसमें ये फायदा हो रहा था कि जनता से जुड़े हुए काम हो रहे थे और जो अधिकारी जो मीन मेक निकालते थे या टालम टोली करते थे, वो चीज़ें बंद हो गई थी। और जब वो सामने दोनों पक्ष यदि एक साथ मुख्यमंत्री के सामने मौजूद हैं, सामने वाले ने शिकायत की कि बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, जानबूझकर रोक रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बैंक के अफसरों से पूछा, उन्होंने कहा प्रपोजल ही नहीं आ रहे हैं, तो फिर ऐसे में कार्रवाई होती थी। और वो कार्रवाई हमने देखा है किस तरीके से कई कलेक्टरों को हटाया गया। बहानेबाजी नहीं बचती फिर आपके पास, बहानेबाजी का कोई कारण नहीं बता। तो अगली जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसके जो अगले महीने कॉन्फ्रेंस होती, उसमें उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट देखी जाती। बिल्कुल, ये एक बड़ा उसमें फैक्टर था। और इसके पहले कंप्लायंस रिपोर्ट देखने के पहले ही मुख्यमंत्री का सचिवालय वो संबंधित जिलों से, सभी जिलों से एक जानकारी बुलाता था कि पिछली बार में जो निर्णय हुआ था उसमें से कितने का पालन हो गया। उसके आधार पर फिर मुख्यमंत्री की फटकार लगती थी अफसरों को। और कोई भी अफसर हो मनोज जी, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके समकक्ष या उससे जूनियर अफसर साथ में लाइन पे जुड़े हुए हैं, पूरे प्रदेश के 53 जिलों के अफसर, और वहाँ पर मुख्यमंत्री किसी सीनियर अधिकारी को डांट फटकार कर रहे हैं, उसके जूनियर देख रहे हैं।
निश्चित तौर पर। तो ये चीज़ों से बचने की कवायद जो है, इसको लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, जो हमारे पास जानकारी है कि अधिकारियों ने, कलेक्टरों ने, एसपी स्तर के अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी तक बार बार इस बात को पहुंचाया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को हटाने के आदेश देते हैं, जिस तरीके के मुख्यमंत्री तेवर दिखाते हैं कि ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा आपका ऐसी लापरवाही, इस तरीके का शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, तो उससे वो आहत होते हैं। उनको, उनके जो सबऑर्डिनेट है उनको वो सम्मान नहीं देते, इस तरीके की बातें पहुंचाएंगे। और इसीलिए आप देखिए कि पिछली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वही हुआ कि जो मुखिया हैं जिले के, जी, जिलाधीश हों या पुलिस कप्तान हो, उन तक पर मुख्यमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, किसी को पद से नहीं हटाया, निचले अमले पर जरूर गाज गिराई गई है। तो लेकिन ऐसा नहीं लगता आपको प्रभु जी कि यह होना था कि आप अगर आहत हो रहे हैं अफसर, तो उनको इससे सीख लेना चाहिए कि क्यों ऐसी नौबत आ रही है कि अगर आपको एक मुख्यमंत्री आपके जूनियरों के सामने फटकार लगा रहा है तो ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार तो वही अफसर है। बिल्कुल मनोज जी, जो हम बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि ये जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस, ये आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता की बैठक है। बिल्कुल। उसमें जो कहा गया कि आपको 10 दिन के अंदर कंप्लायंस रिपोर्ट भेजनी है, तो अधिकारी वो रिपोर्ट भी नहीं भिजवा रहे हैं। यदि कोई योजना की जानकारी मांगी जा रही है कि किस जिले में यदि गेहूं खरीदी का ही मसला जैसे अभी आने वाला है, तो उसको लेकर कितने सेंटर बनाए गए हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, तो उसको लेकर भी आधिकारिक आधे से ज़्यादा जिलों की रिपोर्ट जो है कॉन्फ्रेंस के समय तक नहीं आती है। तो जो टैली सूची बनती है मुख्यमंत्री के सामने वो नहीं बन पाती है, कई बार उसमें गलत जानकारियां दे दी जाती हैं। तो ऐसी जो अधिकारियों की लापरवाही की वजह से ये काम होता है, क्योंकि जो मुखिया है वो यदि सबऑर्डिनेट, यदि मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा इंदौर कलेक्टर का, यदि इंदौर जिला प्रशासन को आप देखिए तो मुख्यमंत्री ने एक बार कहा कि माफिया को मुक्त करना है, लैंड माफिया को, तो वहाँ देखिए कि वो मुख्यमंत्री अब उसकी तारीफ करते हुए घूम रहे हैं। तो इस तरीके के एक नज़रिया अधिकारियों का नहीं है, और ये नज़रिया कमलनाथ सरकार में यदि मैं कहूँ तो उस समय जो चीफ सेक्रेटरी थे SR मोहंती, ये उनने जरूर एक रसूख पैदा किया था उनने, कि जो कमलनाथ के मुंह से जो शब्द निकला उस पर वो 24 घंटे 48 घंटे में अमल प्रदेश में सभी जिलों में होता हुआ दिखाई देने लगता था। इसकी वजह थे वो SR मोहंती जो चीफ सेक्रेटरी थे, उनका डंडा घूमता था पूरे प्रदेश में। निश्चित तौर पर उनने कमिश्नरों को, वो कलेक्टर से सीधे बात नहीं करते थे, वो संभाग कमिश्नर से बात करते थे, और संभाग कमिश्नर कलेक्टरों से बात करते थे। ऐसे ही उल्टा साइकिल चलता था। कलेक्टर को कोई शिकायत अपनी बात दर्ज करानी है तो वो संभाग कमिश्नर को बताएगा, कमिश्नर ही चीफ सेक्रेटरी को बताएंगे। तो एक जो हायरार्की मेंटेन की थी उनने कि सीधे अफसर बात नहीं कर सकेंगे, पूरा जो निर्देश है उसका सही समय पर पालन करेंगे, तो वो उसका एक रसूख जो उन्होंने पैदा किया था, उस वजह से ये काम होता था। तो वैसे ही कुछ यदि होने की जो कमी जो यदि दिख रही है तो मुख्यमंत्री के स्तर पर तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो निर्देश देते हैं वो बहुत सही निर्देश देते हैं, जनता से जुड़े हुए देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लूप होल यदि कोई दिख रहा है तो हम कहें कि मंत्रालय में बैठा हुआ जो निजाम है वहाँ कुछ ना कुछ कमजोरी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, निजाम की आपने बात की और इंदौर का उदाहरण दिया है, तो इंदौर में हम देखते हैं प्रभु जी की ताबड़तोड़ कार्रवाई होती, भू माफियाओं को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है, और अब तो उनकी प्लाटों की रजिस्ट्री होने लगी जो उन्होंने कब्जे किए। सैकड़ों करोड़ की ज़मीनों से कब्जे हटा दिए गए, इंदौर की बात हो, उज्जैन की, लेकिन बाकी जगह इस प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। अगर भोपाल की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो एक खबर आती कि एक बदमाश का मकान तोड़ दिया है, 3 एकड़ भूमि से 2 टपरे हटा दिए हैं, 4 मवेशी बंधे थे उनको हटा दिया है। कोई बड़े जो लैंड माफिया के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं दिख रही जो होना चाहिए, और जिन लोगों के प्लाट ये लैंड माफिया हड़प गया वो अभी तक न्याय की गुहार लगाए इधर उधर फिर रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता इससे भी कम से कम इससे सबक ले लें कि आप जूनियर के सामने डांट नहीं खाना चाहते तो कोई अपना कोई सबऑर्डिनेट कर कोई अच्छी कार्रवाई कर रहा है और जिसकी मुख्यमंत्री तारीफ कर रहे हैं और जिसको एक नए स्टाइल में वो प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी सरकार है, ये मेरा अफसर है और ये भू माफिया भाग रहा है, तो कम से कम उससे सीख ले लें। देखिए मनोज जी, वो स्लोगन को अधिकारी जो है मुख्यमंत्री की बातों को भी वो नारा स्लोगन तक ही मानकर चलते हैं कि ये प्रचार का एक नारा हो गया है। बिल्कुल, जो आप भोपाल का मुद्दा उठा रहे हैं तो आपको भी बहुत अच्छे से याद है, मुझे भी याद है कि 2005-06 में हमने इस मुद्दे को उठाया था। भोपाल कोऑपरेटिव बैंक जो है भूमि विकास बैंक, उसमें एक ज़मीन घोटाला हुआ था। भोपाल के बड़े किसानों की जो कीमती ज़मीनें हैं, यदि हम भोपाल की बात करें तो भौरी जैसे इलाके में या कहें बाईपास रोड पर, मिसरोद पर, यहाँ पर किसानों की जो ज़मीन थी, जो यदि 50 करोड़ की ज़मीन थी तो उसको 5-5 हज़ार रुपये में नीलाम करके आला अधिकारियों ने, उनके रिश्तेदारों ने और कुछ नेताओं ने, कुछ भू माफिया ने खरीद लिया था, जिसको किसान को पता ही नहीं था कि उसकी ज़मीन 5,000 रुपये में उसकी 50 करोड़ की ज़मीन नीलाम कर दी गई है। बिल्कुल, ये जब मामला उजागर हुआ था तो मुख्यमंत्री ने बड़ी गंभीरता से लिया था। उस समय गोपाल भार्गव सहकारिता विभाग के मंत्री थे और ये गोपाल भार्गव और मुख्यमंत्री ने मिलकर ये तय किया था कि प्रदेश की सहकारी संस्थाएं हैं
वहाँ जो जो घपले घोटाले हैं, लो प्लॉट नहीं मिल रहे हैं, उसकी जांच कराई जाएगी। और बाकायदा इसके लिए सरकार ने जन सुनवाई के माध्यम से एक बड़ा अभियान भी चलाया था। बिल्कुल मनोज जी, तब से लेकर बीच में 15 महीने की कमलनाथ की सरकार आई है और अब फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप ये बता दूं कि वो जो उस समय जो मुहिम चली थी, तो इन अधिकारियों ने रिकॉर्ड में तो सब चीज़ें लिखी हैं, लेकिन जो पात्र हितग्राही थे या सहकारी सोसाइटी के जो मेंबर थे, जिनको ज़मीन मिलनी थी, उनकी वापस प्लॉट मिलना था, जिनने पैसे जमा कर दिए हैं, उनके नाम का प्लॉट किसी और को बेच दिया गया है। और भोपाल में एक बड़े भूमाफिया, तो इसी मामले में एक कॉलोनाइजर जो जिनके खिलाफ सरकार कार्रवाई भी कर रही है, कमलनाथ सरकार ने भी इवेंट शुरू किया था उनके खिलाफ कार्रवाई का, और अभी शिवराज सरकार भी कर रही। तो वो अधिकारियों की लापरवाही, उस विभाग की लचर व्यवस्था के कारण आज तक लोगों को प्लॉट नहीं मिल पाए। इंदौर में ये काम शुरू हो गया, तो भोपाल वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकारी करना नहीं चाहते कि उनके कुछ ना कुछ लाभ शुभ जुड़े हुए हैं, या कहीं से कोई राजनीतिक दबाव प्रभाव है, या उस मसले की गंभीरता को वो समझ ही नहीं रहे हैं कि एक आम आदमी कितना परेशान हो रहा है और बार बार मुख्यमंत्री को चिट्ठियां लिख रहा है, सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर रहा है, उसके बावजूद वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। और एक अब कोरोना ने भी एक मौका उनको मुहैया करा दिया कि हम तो इसमें व्यस्त हैं, इसलिए बाकी काम शायद नहीं कर पाएंगे। जी, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है जी, क्योंकि अब तो उनके पास कहने के लिए हो गया कि हम कोरोना से निपटना चाह रहे हैं, अस्पताल का प्रबंधन करना, त्यौहार बंद करो, और एकदम से सारे निर्णय लिए जाते हैं, जिससे खामियाजा भी आम आदमी भुगतता है। उसको ना तो सुविधा मिल पा रही है और परेशानी वो उठा रहा है। चलिए अब अगली खबर का रुख करेंगे, फिर आपसे पास लौटेंगे, उस खबर के मायने समझेंगे। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुशासन के लिए जितने भी अच्छे कदम उठाते हैं, मीटिंग में उसके लिए हामी भरने वाली ब्यूरोक्रेसी बाद में उसकी राह में रोड़े अटकाती है, फिर चाहे मुख्यमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश ही क्यों न हो। नवंबर में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत सुशासन की पहली अनुशंसा आज तक लागू नहीं हो सकी, जबकि इसे सिर्फ 1 माह में लागू करना था। इसी तरह अनुशंसाओं पर चल रहे काम का आउटपुट भी विभाग नहीं बता रहे हैं। तो इसी को समझेंगे प्रभु पटेरिया जी के साथ, जो हमारे साथ बने हुए हैं। तो प्रभु जी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, हमने देखा शुरुआत हुई थी आत्मनिर्भर प्रदेश की बात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, इसके बाद मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी, और एक अच्छा मौका था कोरोना काल के बाद, क्योंकि इकोनॉमी की 12 बज गई है, उद्योग धंधे नहीं है, तो एक ये अच्छा एक मौका था कि नए स्टार्टअप शुरू होते या आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की दिशा में कुछ और कदम बढ़ते, तो शायद देश को भी भला होता, आम लोगों को भला होता और सरकार को भी भला होता। और मुख्यमंत्री की इस अच्छी मंशा पर उन्हीं के अफसर किस तरह से पानी फेर रहे हैं, और उसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? देखिए मनोज जी, अधिकारी आमतौर पर काम करना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ा बात यह है जो जिसकी वजह से इस मसले को टाला जा रहा है। जब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का कॉन्सेप्ट तैयार हुआ था, तो सभी विभागों से कहा गया था कि इसका रोड मैप बना कर दिया, तो हर विभाग ने एक रोड मैप बना कर दिया, बाकायदा उसका विमोचन किया गया, उसको जारी किया गया, उसका रोड मैप में टाइम फ्रेम रखा गया कि कौन सी स्कीम पर कब तक काम कर लिया जाएगा पूरा। और जो सरकारी एक तंत्र के तरीका होता है कि कुछ योजनाएं ऐसी होती है जिस पर 1 महीने में ही अमल कर दिया जाए, फौरी तौर पर पूरा करना है, कुछ सतत प्रक्रियाधीन होती है जो लंबे समय तक चलने वाली हैं, कुछ नीतिगत मामले होते हैं वो भी उसमें रखे गए। तो ऐसे 3 हिस्सों में इसको बांटा गया था। और यदि मैं इस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो पूरा रोड मैप बना है, उसमें यदि सबसे पहले जो अनुशंसा यदि पूरी करनी थी, तो मंत्रालय में जो है ई मंत्रालय बनाने की अनुशंसा थी, जो आज तक पूरी नहीं हो पाई है। उसके लिए 1 महीने का समय रखा गया था, जैसे हम बता रहे हैं कि नवंबर महीने में ये कहा गया था, निर्देश बाकायदा जारी हुए थे वल्लभ भवन से कि सभी विभाग अपना जो काम फाइलों का मूवमेंट है उसको ऑनलाइन कर दें। मनोज जी, आज तक वो काम नहीं हो पाया है। जिस तरीके से आउटपुट के लिए नोटिस बार बार जारी हो रहे हैं विभागों को कि उन्हें क्या क्या इसका आउटपुट उनका है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेके, उसका जवाब भी नहीं आ रहा है। और मजे की बात यह है कि अधिकारी जो चिट्ठी भी भेजते हैं यदि कोई, तो उसमें भेजने वाले का नाम पता ही नहीं होता है, ना तो वो अपना ईमेल आईडी उसके नीचे लिखी होती है, ना फ़ोन नंबर होता है, ना किसने भेजा है, क्योंकि एक पदनाम के निचले स्तर के एक पदनाम के कई सारे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, तो वो भी पता नहीं चलता कि चिट्ठी कहाँ से आई। इसको लेकर भी बार बार रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही। और ये जो ई मंत्रालय को ई ऑफिस में कन्वर्ट करने की जो बात है, ये शिवराज सरकार का ही कॉन्सेप्ट है मनोज जी, जो पिछली सरकार ने शुरू किया था। 2017-18 में इसको लेकर काम शुरू किया गया था, और करीब 2 महीने तक मंत्रालय में काम भी चला। करीब 7-8 विभाग थे जिनने जो है सारी फाइलों का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेजना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके जो आला अधिकारी हैं वो कंप्यूटर पे खुद बटन नहीं दबाना चाहते हैं। उनके लिए उसके लिए एक असिस्टेंट बैठा रखा है उनने, वो जो डिक्टेट करते हैं वो टाइप करता है, वो बिल्कुल वही। तो ये अधिकारी जो है उसको फाइल वर्क नहीं करना चाहते, इस वजह से ये मंत्रालय का पूरा कॉन्सेप्ट को ही फेल कर दिया गया है। तो ये स्थिति प्रदेश के मुख्यालय की है, वल्लभ भवन की, जहाँ पर बैठकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना पीड़ित होने के बावजूद वर्चुअली मीटिंग्स की।
मुख्यमंत्री ईमेल पर जो है लोगों विभागों जिलों से जानकारी बुलवा रहे हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक भी आज भी वर्चुअली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ के अफसर जो है खुद वर्चुअली काम नहीं करना चाहते, जो कि बड़े कहते हैं कि टेक्नोक्रेट हैं, बड़े टेक्नो फ्रेंडली हैं। और एक और बात है ना प्रभु जी, हम देखते हैं कि अच्छे के जो जुमले होते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी हमने देखा इसी मध्य प्रदेश में कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात हुई, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात हुई, तो यही ब्यूरोक्रेट एक नया शब्द लाते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि इस पर कामकाज आगे बढ़े, लेकिन उसी ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग उसमें कामकाज में अड़ंगे डाल देते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कोई एक श्रेय लेने की लड़ाई है कि एक अधिकारी ने अच्छा इनोवेटिव आइडिया दिया है तो उसके नंबर ना बढ़ जाए इसलिए दूसरा अधिकारी उसमें पेच लगा देता है? नहीं मनोज जी, ये मसला नहीं है। मैंने जो बताया कि अधिकारी खुद काम नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि यदि फाइल कागज़ की जो फाइल है वो पड़ी रहेगी, यदि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यदि फाइल जाएगी तो उसमें टाइम फ्रेम है, वल्लभ भवन में जो कामकाज का पूरा तरीका है उसमें फाइल मूवमेंट का एक पूरा सिस्टम बना हुआ है। मतलब जो उनके जो वर्क मैनुअल है उसमें लिखा हुआ है कि किस अधिकारी के पास कितने समय तक फाइल रह सकती है। बिल्कुल, इवन उसमें मुख्यमंत्री के पास कितने समय तक फाइल रह सकती है ये भी उसमें समय सीमा लिखी हुई है। उसमें भी मुख्यमंत्री के लिए कुछ फाइलों के मामले 3 दिन और कुछ फाइलों के मामले 7 दिन का समय सीमा लिखी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री सचिवालय की हम बात करें तो वहाँ के कई अफसर ऐसे होंगे या बहुत सारी फाइलें ऐसी होंगी 6-6 महीने से पड़ी होंगी जिनको अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के सामने पेश ही नहीं किया होगा। तो इसमें ये नहीं हो सकता प्रभु जी, जो लोक सेवा गारंटी में हमने देखते हैं कि अगर 7 दिन तक ये काम नहीं हुआ तो आगे बढ़ जाएगा या संबंधित अफसर पे कास्ट लगा दी जाती है, तो इस प्रकार का कोई एक सेटअप बना दिया जाए, उसके लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया जाए कि इस फाइल का मूवमेंट इतने दिन में नहीं हुआ तो ये काम ऑटोमेटिक इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, लेकिन इसका पनिशमेंट उस संबंधित अधिकारी को मिलेगा या उसको उचित कारण बताना पड़ेगा लिखित में। अब मनोज जी, जो पनिशमेंट की बात की है वही नहीं है, लेकिन मंत्रालय में फाइल मूवमेंट सिस्टम है ऑलरेडी। जब अवनी बेस्ट चीफ सेक्रेटरी थे तो उस समय का जरूर एक रसूख उन्होंने ऐसा बनाया था कि वो फाइल मूवमेंट सिस्टम को खुद कंप्यूटर पे देखते थे, तो उसके कारण अधिकारियों को फाइल रोकने की जो आदत थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन वो जो अधिकारी बदलते हैं तो उसके साथ ही कामकाज का तरीका भी बदल जाता है, जैसा अफसर होता है वैसा ढर्रा हो जाता है मंत्रालय के कामकाज का। तो जो बाद के आने वाले अधिकारियों ने उसको उतनी गंभीरता से नहीं लिया, तो उसकी वजह से इस तरीके का जो है ढर्रा फिर पनप गया। मैं आपको बताऊँ, एक अधिकारी थे मंत्रालय में जिनके कमरे में पैर रखने की जगह नहीं हुआ करती थी और वो वित्त विभाग में थे। मतलब तत्कालीन जो वित्त मंत्री, वो अधिकारी आज भी मध्य प्रदेश की सेवा में है, राघव जी जो वित्त मंत्री थे, उनने मीडिया को बताया चर्चा में, अनौपचारिक चर्चा में, कि आपको देखना है फाइलें कहाँ टकती है तो बगल के कमरे में चले जाओ। उस कमरे में मनोज जी चारों तरफ फाइलों का मार लगा हुआ था और वो एक पतली सी पगडंडी जैसी बनी हुई थी जिससे चलकर वो अपनी टेबल कुर्सी तक पहुँचते थे, वो फाइल ही नहीं करते थे। तो इस तरीके के भी अफसर मंत्रालय में जी। तो ये एक उदाहरण याद आ रहा है कि कोई पिछले समय की याद है, एक निगम मंडल का एक प्रेस नोट मुझे याद है कि उन्होंने कहा था कि आज से निगम मंडल पेपरलेस हो गया और उसका भी उन्होंने प्रेस नोट जारी किया था, बजाय वो ईमेल कर सकते। तो ऐसे ही कुछ सरकारी ढर्रा चल रहा है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। तो कोरोना के कारण 8 महीने तक वर्चुअल मोड में चल रही शिवराज सरकार एक बार फिर उसी ट्रैक पर लौटने को मजबूर हो गई है। कोरोना का प्रभाव घटने के बाद एक बार फिर तेजी से क्या बढ़ा, मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक ही वीसी के माध्यम से करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही मंत्रियों के सोमवार और मंगलवार को मंत्रालय में बैठने की बाध्यता भी खत्म हो गई है। एक बार फिर कोई मंत्री खेत की मेड़ तो कोई कार में बैठकर सीएम से बतियाता दिख सकता है। तो इसी खबर को समझेंगे प्रभु जी से। तो प्रभु जी, ये एक नज़ारा वाकई हमने देखा था कि कुछ ऐसे भी नज़ारे देखे थे कि मंत्री वर्चुअल बैठक में बैठा है, पीछे मवेशी भी दिख रहे हैं, चलती गाड़ियों में भी दिखे हैं, कोरोना का प्रभाव ही। लेकिन 2 सीन हमको देखने को मिल रहा है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कई सारे जलसे जुलूस हैं, नेता पहुंच रहे हैं वहाँ पे। हम दमोह की बात करें, कांग्रेस सवाल उठा रही थी इंदौर का कि मुख्यमंत्री गए हैं, मास्क बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है, गोले बना रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं। कमलनाथ की सभा होती, भीड़ बनती है। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि वर्चुअल सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं कि डिस्टेंस का पालन हो और लोग सुरक्षित रहे, और एक तरफ भीड़ में भी जा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो अभी शुरुआत में आपने अफसरों का जिक्र किया था कि मुख्यमंत्री तो टेक्नो फ्रेंडली हो गए, अफसर नहीं हो पा रहे हैं, और अब जो मंत्री मंत्रालय में नहीं बैठ रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा और नुकसान आप देख रहे हैं? देखिए मनोज जी, सबसे बड़ा नुकसान इसका जो है वो ये है कि जो फाइलें हैं, जैसे मैं अभी बता रहा था कि बहुत हर विभाग का कामकाज है, बहुत सारी फाइलें हैं जो मंत्री के साइन से ही अप्रूव होती हैं, वो कामकाज नहीं हो पाएगा। एक बड़ा ये है, जो नीतिगत निर्णय लेने हैं वो मसले नहीं हो पाएंगे क्योंकि मंत्री मंत्रालय आएंगे ही नहीं। अब कोई मंत्री मंदसौर यदि हम कहें निमाड़ में है तो वो अपने घर तो फाइल मंगाएगा नहीं। बिल्कुल।
वो आएगा जब भोपाल में, तभी वह या तो अपने बंगले पर बैठकर फाइलें करेगा या फिर मंत्रालय में बैठकर फाइलें करेगा। तो वो जो जब यहाँ वो होंगे नहीं तो फिर ये पूरा कामकाज प्रभावित होता है, पूरा उनके विभाग का सिस्टम ही इससे प्रभावित हो जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा, इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है। दूसरा, जब मंत्री बैठते हैं भोपाल में तो वो विभागीय कामकाज की समीक्षा करते हैं। जैसे हमने अभी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात की, तो वो विभाग के कामकाज के समीक्षा के साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोडमैप बना उसके विभाग का, उसकी भी वो समीक्षा करेगा। तो जो मुख्यमंत्री की मंशा है वो पूरी होती हुई दिखाई गई। 2-4 कदम उनका विभाग आगे उसमें बढ़ सकता है। बिल्कुल, ये इसका एक नुकसान जो है सबसे बड़ा। यदि हम फायदे की बात करें तो वर्चुअल मीटिंग का फायदा ये है कि समय की बचत है। आप जहाँ भी हैं वहाँ से फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है, आप बैठक में शामिल हो सकते हैं, मोबाइल से, लैपटॉप से हो सकते हैं। लेकिन एक इस पूरे मसले में मनोज जी, एक जो कैबिनेट की बैठक है उसमें एक बड़ा रोचक पहलू है जी, कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंत्री ऐसे हैं जो खुद अपना ईमेल भी नहीं खोलते हैं। और जो वर्चुअल कैबिनेट होती है, इसके लिए वर्चुअल कैबिनेट के लिए कैबिनेट का एजेंडा कलेक्टरों को भेजा जाता है ईमेल पर। कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर का बाबू उस एजेंडे को खोलता है। फिर जब मंत्री वहाँ पर वर्चुअल कैबिनेट के लिए शामिल होते हैं, जाते हैं वहाँ पर जो सेंटर बना हुआ है वर्चुअली बैठक का, तो उस NIC सेंटर में जब जाकर वो अधिकारी मंत्री बैठते हैं तो उनको कैबिनेट का एजेंडा और क्या बातचीत चल रही है कैबिनेट की, क्योंकि कैबिनेट की बैठक बहुत गोपनीय होती है। बिल्कुल। क्या बातचीत चल रही है वहाँ का जो स्टाफ है NIC सेंटर का, वो भी सब सुन रहा होता है, देख रहा होता है। तो ये एक जो इसमें जो गोपनीयता है कैबिनेट की, वो पूरी तरह भंग होने का इसमें खतरा है। इसके बारे में बिल्कुल ना तो वल्लभ भवन में बैठने वाली इस नीति को, इस मसले में निर्णय लेने वालों का ध्यान है और ना ही मंत्रियों का ही ध्यान है कि वो यदि ईमेल खुद ही अपना खोल लें, क्योंकि नियम के अनुसार मंत्री का PA भी कैबिनेट का फोल्डर नहीं खोल सकता। बिल्कुल, जो प्रेस ही आती है कैबिनेट का फोल्डर जो है वो बैठक के बाद वापस वहीं पर छोड़कर आना होता है, और जिसको GADA विभाग के जो अधिकारी होते हैं उसको क्रश करके नष्ट कर देते हैं। जो मूल कॉपी को रखते हैं, बाकी कॉपियां जो है उनको खत्म कर दिया जाता है कि वो कहीं बट न जाए। तो इतनी एहतियात से होने वाली ये जो कैबिनेट की बैठक है, उसको एक तरीके से ये कहें तो मध्य प्रदेश में भी उसका मजाक बना दिया गया। किसी दिन यदि कैबिनेट का कोई दस्तावेज या उसकी मीटिंग की कोई रिकॉर्डिंग बाहर आ जाती है तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ब्लंडर मिस्टेक सामने उजागर होगा। तो वो जो हमने एक विज्ञापन की पंच लाइन थी कि MP अजब है सबसे गजब है, तो वो उसमें हम पूरा देख सकते हैं। जी बिल्कुल, यही स्थिति निर्मित हो सकती है, क्योंकि ये लगातार चल रहा है। तो इसमें जो एहतियात जो बरतनी है, जो सतर्कता बरतनी है, उसका कहीं ना कहीं इसमें अभाव दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि मंत्री अपना देखें, मंत्री अपना ईमेल क्यों नहीं खोल सकता? जबकि यदि हम कहें जो मंत्री हैं आज, ये पिछले कार्यकाल में विधायक थे विधानसभा के सत्र में, इनको बकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कंप्यूटर चलाने की, ऑनलाइन क्वेश्चन पूछना, विधानसभा में ऑनलाइन क्वेश्चन पूछना, जवाब देना, इस सबकी ट्रेनिंग इनको दी गई थी। लेकिन चूंकि वो काम नहीं करना चाहते, सबसे बड़ी बात यह है वो खुद ही काम नहीं करना चाहते, इसकी वजह से स्थितियाँ पैदा होती हैं। निश्चित रूप से और प्रदेश के लिए भी हित में अच्छा नहीं है। बहरहाल आपने जिस प्रकार से समझाया इस अंतर कथा को, तो निश्चित रूप से दर्शकों को समझ में आएगा कि सरकारी सिस्टम में काम कैसे होता है और ब्यूरोक्रेसी कैसे अड़ंगे लगाती है। तो पावर कॉरिडोर में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर कथा के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।